नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का खास शो महाराष्ट्र फाइल्स। आपके साथ मैं हूं परवीन शेख। आपको बताएंगे किसानों की जमीन पर दावा करना वक्फ को क्यों पड़ा भारी, हार के बाद क्या अघाड़ी हो चुका है खत्म, क्यों एकनाथ शिंदे को लग रहे हैं झटके पर झटके, ईवीएम पर क्या है शरद पवार का स्टैंड और फडणवीस से क्यों मिला विपक्ष। इसके अलावा जानेंगे कौन किसकी बढ़ा रहा है टेंशन, कौन किसे दे रहा है चुनौती। साथ ही आपको इन सभी खबरों से कराएंगे रूबरू। लेकिन तमाम बड़ी खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं महाराष्ट्र की टॉप हेडलाइंस पर। महाराष्ट्र में वक्फ बोर्ड ने किसानों की 300 एकड़ जमीन पर ठोका दावा, डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने लगा दी वक्फ की क्लास। महाराष्ट्र में गृह मंत्रालय पर पावर गेम जारी, सीएम की कुर्सी छोड़ने के बाद एकनाथ शिंदे को एक और झटका, सीएम देवेंद्र फडणवीस गृह विभाग छोड़ने को तैयार नहीं। महाराष्ट्र में बनेगा ईशनिंदा कानून, एसपी ने दायर किया प्राइवेट मेंबर बिल, 10 साल तक की सजा, 2 साल तक जमानत न मिलने का प्रावधान। सपा और शरद पवार के बाद उद्धव ने किया कांग्रेस से किनारा, महाराष्ट्र में खत्म हुआ विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी। विपक्ष का ईवीएम पर बवाल जारी, कांग्रेस और आदित्य ठाकरे के बाद शरद पवार ने कहा कई देशों ने इसे त्यागा, चुनाव के तरीकों में बदलाव की जरूरत। खबरों में सबसे पहले बात वक्फ बोर्ड के दावे की। अब महाराष्ट्र में वक्फ बोर्ड पर जमीन पर कब्जा करने का नया मामला सामने आया है। दरअसल लातूर किसानों ने वक्फ बोर्ड पर उनकी जमीन हड़पने का आरोप लगाया है। 103 किसानों को वक्फ बोर्ड ने नोटिस भेजकर उनकी 300 एकड़ जमीन पर अपना दावा ठोका है। वहीं किसान इसे अपनी पुश्तैनी जमीन बता रहे हैं। किसानों ने वक्फ के दावे को गलत बताते हुए कहा है कि बोर्ड उनकी पुश्तैनी जमीन हड़पना चाहता है, जिस पर वो पीढ़ियों से खेती करते आए हैं। नोटिस दिखाकर इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं किसान, और इसको लेकर राज्य के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने साफ कह दिया कि सरकार किसानों के साथ अन्याय नहीं होने देगी। उन्होंने कहा किसानों की सरकार है, किसानों के साथ हम खड़े हैं, किसी को भी बेघर नहीं होने देंगे, किसी किसान के साथ अन्याय नहीं होगा। वहीं महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने भरोसा दिलाया कि सारी हड़पी हुई जमीनें वापस ली जाएंगी। बावनकुले ने कहा वक्फ बोर्ड ने बदमाशी की है, वहां हमारी सारी जमीन हड़प ली है, नियम से बाहर हुए ऐसे काम पर कार्रवाई होगी, जमीन वापस ली जाएगी। जिस भी समाज की जमीन ली है, फिर चाहे वो हिंदू हो, मंदिर ट्रस्ट हो, मुस्लिम हो, दलित हो, सबको वापस की जाएगी। वक्फ को ये जमीन छोड़नी चाहिए, नहीं तो हमारी सरकार कड़ी कार्रवाई करेगी। इधर एआईएमआई के नेता वक्फ के नोटिस को सही बता रहे हैं। एआईएम के नेता मुफ्ती इस्माइल ने कहा है कि अगर किसानों के पास मालिकाना हक दावा करने के पेपर हैं तो बोर्ड नोटिस क्यों देगा। अगर वो सालों से वहां खेती कर रहे हैं, उनके बाप दादा वहां रहते हैं और खेती करते आए हैं, लेकिन जमीन वक्फ की हो तो जरूर नोटिस देने का अधिकार रखता है और अपनी जमीन वापस ले सकता है। स्टेट वक्फ ट्रिब्यूनल में इस मामले पर 2 सुनवाइयां हो चुकी हैं। अगली सुनवाई 20 दिसंबर को होगी। दरअसल वक्फ के ऐसे नोटिसों पर लड़ाई कोर्ट में नहीं बल्कि वक्फ ट्रिब्यूनल में लड़ी जाती है। इसलिए मोदी सरकार वक्फ एक्ट में करीब 40 बदलाव करना चाहती है, लेकिन कांग्रेस सहित विपक्षी दल इसे मुस्लिम विरोधी बता रहे हैं और इस बिल का विरोध कर रहे हैं। खबरों में अब बात एकनाथ शिंदे की। फडणवीस की सरकार बनने के बाद अब बारी मंत्रालयों के बंटवारे की है, लेकिन इस मामले में भी एकनाथ शिंदे को यहां पर झटके लग रहे हैं, यानी राहत मिलती नहीं दिख रही है। दरअसल मुख्यमंत्री बनने के बाद से देवेंद्र फडणवीस की अगुवाई में बीजेपी फ्रंट फुट पर खेल रही है। सत्ता की बागडोर ही नहीं बल्कि सियासी पावर को भी बीजेपी ने अपने हाथ में रखा है। शिवसेना की गृह मंत्रालय की मांग के आगे बीजेपी झुकने को तैयार नहीं है। ऐसे में बीजेपी ने शिंदे खेमे को गृह के बजाय राजस्व, शहरी विकास और लोक निर्माण विभाग में से चुनने का विकल्प दिया है। बीजेपी ने शिवसेना को साफ कर दिया है कि वो गृह मंत्रालय नहीं दे सकती, इसके बदले में उन्हें दूसरा कोई और विभाग देने को वो तैयार हैं। शिवसेना की तरफ से एकनाथ शिंदे को गृह मंत्रालय देने का दबाव बनाया जा रहा है। गुलाब राव पाटिल, संजय शिरसाट, भरत गुगवले समेत कई शिवसेना नेता शिंदे को गृह मंत्री बनाए जाने की वकालत कर रहे हैं, लेकिन इस पर बीजेपी तैयार नहीं है। देवेंद्र फडणवीस ने 2014 से 2019 तक मुख्यमंत्री रहते हुए गृह मंत्रालय अपने पास रखा था और इसी दौरान उन्होंने कई अहम और सुधार भरे कदम भी उठाए थे। फडणवीस सरकार की पहल से पुलिस बल को एकजुट करने में मदद मिली थी। शिंदे के 2.5 साल के दौरान जो कार्यकाल था, उस वक्त भी गृह मंत्रालय फडणवीस के पास ही था। यही वजह है कि देवेंद्र फडणवीस हर हाल में इस विभाग को अपने पास रखना चाहते हैं।
शिंदे ने पहले सीएम की कुर्सी गंवाई और अब गृह मंत्री बनने की मुराद भी पूरी नहीं होगी। सीएम रहे एकनाथ शिंदे भले ही अपने विधायकों की संख्या बढ़ाने और उद्धव ठाकरे से शिवसेना की विरासत जीतने में कामयाब रहे हों, लेकिन महायुति में बीजेपी के बड़े भाई की भूमिका में आने के बाद उन्हें पावर गेम में एक के बाद एक झटके लग रहे हैं, जबकि अजीत पवार के खाते में वित्त विभाग जाना लगभग तय माना जा रहा है। खबरों में अब बात ईशनिंदा कानून की। महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी ने राज्य विधानसभा में एक प्राइवेट मेंबर बिल दायर किया जिसमें ईशनिंदा के खिलाफ कड़ा कानून बनाने की मांग की गई है। इस बिल में किसी भी धर्म के ईश्वर, ग्रंथ या महापुरुष के खिलाफ आपत्तिजनक बयान देने वाले व्यक्तियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की गई है। सपा विधायक रईस शेख की तरफ से दायर इस बिल में मांग की गई है कि ईशनिंदा के दोषी को महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण कानून यानी मकोका के तहत कड़ी सजा दी जाए। इसके अलावा दोषियों के खिलाफ 10 साल तक की सजा, 2 साल तक जमानत न मिलने और मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाने का भी प्रावधान हो। सपा की मांग है कि भारतीय दंड संहिता में धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने और ईश्वर का अपमान करने के लिए जो कानून है वो काफी कमजोर है। मौजूदा कानून के तहत ईश्वर का अपमान करने वाले दोषियों को सजा मिलने में कई साल लग जाते हैं और इसके कारण भड़काऊ बयान देने वालों में कोई डर नहीं होता। रईस शेख ने यह भी आरोप लगाया कि महंत रामगिरी और नीतीश राणे जैसे नेताओं पर कई मामले दर्ज हैं, लेकिन अब तक उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया है। रईस शेख ने इस बिल को विधानसभा के प्रधान सचिव को सौंपते हुए कहा, इस बिल के माध्यम से महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था में सुधार होगा क्योंकि सोशल मीडिया पर विभिन्न धर्मों के खिलाफ आपत्तिजनक कंटेंट फैलाए जा रहे हैं जो राज्य की शांति को प्रभावित कर रहे हैं। इस बिल में न केवल मुस्लिम बल्कि हिंदू देवी देवताओं, धार्मिक महापुरुषों और राष्ट्रीय महापुरुषों के खिलाफ की गई आपत्तिजनक टिप्पणियों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई का प्रावधान है। अब देखना ये होगा कि यहाँ पर इस बिल को लेकर सरकार का क्या रुख रहता है। खबरों में अब बात अघाड़ी की। महाराष्ट्र विपक्षी गठबंधन खत्म होने की कगार पर है। टिकट बंटवारे से नाराज सपा के प्रदेश अध्यक्ष अबू आजमी ने कहा कि उनकी पार्टी अब विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी का हिस्सा नहीं है और चुनाव नतीजे आने के बाद उन्होंने अघाड़ी से अपना नाता तोड़ लिया। वहीं दिल्ली में सपा के राष्ट्रीय महासचिव ने कहा है कि राहुल गांधी इंडी गठबंधन के नेता नहीं है। तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी पहले ही कांग्रेस के खिलाफ मुखर हैं। अब अबू आजमी ने कहा है कि विधानसभा चुनाव हारने के बाद उद्धव ठाकरे ने भी हिंदुत्व की राह पर लौटने के संकेत दिए हैं, इसलिए सपा अब महाविकास अघाड़ी में रहना उनका मुश्किल है। कांग्रेस और शरद पवार की एनसीपी चाहे जो करे, लेकिन समाजवादी पार्टी महाविकास अघाड़ी में नहीं रहेगी। वहीं सपा नेता के इस बयान पर उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने प्रतिक्रिया देते हुए सपा को महाराष्ट्र में बीजेपी का एजेंट करार दिया है। आदित्य ठाकरे ने कहा है कि सपा बीजेपी की बी टीम है। वहीं शरद पवार ने भी इंडी गठबंधन का नेतृत्व बदलकर ममता के हाथों में सौंपने का समर्थन किया है। इंडी गठबंधन की अगुवाई के मामले में शरद पवार का खुलकर ममता बनर्जी पर भरोसा जताने को कांग्रेस नेतृत्व को कमजोर दिखाने की रणनीति के रूप में देखा जा रहा है। पवार के बयान को महाराष्ट्र में भी कांग्रेस के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। वहीं उद्धव भी अकेले चुनाव लड़ने की बात कर चुके हैं, जिससे साफ है कि महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। वहीं कांग्रेस अब पूरी तरीके से अलग थलग पड़ चुकी है। खबरों के आखिर में बात ईवीएम पर मचे बवाल की। एनसीपी शरद गुट के प्रमुख महाराष्ट्र के सोलापुर में मौजूद मरकटवाड़ी गांव में एंटी ईवीएम इवेंट में पहुंचे और इस दौरान उन्होंने कहा, पूरे देश में मरकटवाड़ी गांव की चर्चा हो रही है। चुनाव को लेकर लोगों के मन में शंका है क्योंकि चुनाव के नतीजे ही ऐसे आए हैं जिसको लेकर लोगों के मन में शंका पैदा हुई है। कई देशों ने ईवीएम का त्याग किया है। अमेरिका जैसे देशों में भी बैलेट पेपर से वोटिंग होती है। चुनाव के तरीकों में बदलाव करने की जरूरत है। तो शरद पवार के इस बयान के बाद ईवीएम को लेकर हल्ला और तेज हो गया है। महाराष्ट्र के मरकटवाड़ी में चुनाव नतीजों से लोग खुश नहीं थे और इसी के चलते इस सीट पर लोगों ने बैलेट पेपर से मॉक चुनाव कराने का फैसला किया था और फिर से वोटिंग कराने की बात की थी। गांव वालों के इस ऐलान के बाद से ही प्रशासन एक्शन में आ गया था। उन्होंने गांव वालों को ऐसा करने से रोका और इस सीट पर शरद पवार की पार्टी के उत्तम राव जानकर ने जीत हासिल की, जिन्होंने अब इस्तीफा देने का ऐलान किया है। मरकटवाड़ी गांव सोलापुर में मालशिरसर विधानसभा सीट के अंतर्गत आता है और शरद पवार की पार्टी से जीते हुए विधायक उत्तम जानकर ने मालशिरसर विधानसभा से इस्तीफा देने की बात कही है। शिवसेना यूबीटी के नेता आदित्य ठाकरे ने कहा है कि जनता की मांग सिर्फ ये नहीं है कि वहां पर बैलेट पेपर से मॉक पोल कराया जाए। मॉक पोल से कुछ बदलने वाला नहीं है। सरकार के जो नतीजे आए हैं वो इससे बदलने वाले नहीं है, लेकिन इससे ये पता चलेगा कि सच क्या है। उन्होंने आगे कहा कि ये देश सत्य में जयते पर चलता है, ना कि सत्ता में जयते पर।
सत्ता में जैते पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर चल रहा है। यानी एक बार फिर चुनाव आयोग को कटघरे में विपक्ष खड़ा कर रहा है। लेकिन इससे पहले भी चुनाव आयोग कई बार ये चुनौती दे चुका है कि ईवीएम को आप गलत साबित कर दीजिए, और उनके कई सवालों के जवाब भी दिए। उसके बावजूद यहाँ पर चुनाव आयोग पर लगातार सवाल खड़े किए जा रहे हैं। तो महाराष्ट्र फाइल्स में खबरों का सिलसिला यहीं खत्म करते हैं। बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए कैपिटल टीवी के साथ। इसके साथ ही वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।